नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त आज बातचीत के लिए मौजूद है भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा जी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। जिस तरह से उनकी जो लाइफ की अगर हम बात करें तो वो युवाओं के लिए इंस्पायरिंग इसलिए है कि कैसे उन्होंने गांव से निकल के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके आज एक कमिश्नर के पद में बैठे। इंदौर में कमिश्नर के पद में थे, अब भोपाल के कमिश्नर पद में है। और इंदौर और भोपाल की हम बात करें तो कमिश्नर का पोस्ट बहुत अहम होता है। बहुत सारी चीजों पे इन्होंने काम किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन प्रहार के तहत गुंडागर्दी की बात करें, संजीवनी से आत्महत्या को रोकने का काम किया है, बुजुर्गों के लिए काम किया है। बहुत सारे इश्यूज हैं। आज हम इन सब विषय पे इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही आपकी जो लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी है जिससे युवाओं को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी लव जिहाद पर, क्योंकि अगर हम इन दिनों देखें, द केरला स्टोरी फिल्म आई है, हिट हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे लोग को लग रहा है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। भोपाल के बारे में अक्सर कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव है ऐसे मामलों के लिए। आप क्या सोचते हैं और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? यहाँ पर भी शिकायतें आई हैं और जो शिकायतें आई हैं जिन थाना क्षेत्रों में, उसको लेकर के पुलिस संवेदनशील है। उन मामलों में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और उसमें प्रभावी कार्रवाई से निश्चित तौर पे जो पीड़ित है उसको तत्काल उसमें राहत भी मिली है। कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन ये रुके, इसको लेके कुछ काउंसलिंग या इस तरह की कुछ चीजें पुलिस सोच रही है? इसमें जो प्रारंभिक शिकायतें जो भी आई हैं, प्रारंभिक तौर पर जो शिकायतें आती हैं उन सारे मामलों में पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित की है। और इसके अलावा लोक जागरूकता के कारण कई बार मामले जब पुलिस के संज्ञान में आते हैं तो कई बार देर हो चुकी होती है, लेकिन अगर इसमें समय पर शिकायतें आ जाएं और उसमें कई बार नाबालिग बच्चियां होती हैं तो शिकायत आने पर पुलिस इसको एक कानूनी दायरे में, वैधानिक दायरे में कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि कानूनी दायरे में पुलिस काम कर सकती है। जागरूकता का शायद बहुत अहम रोल है। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कैसे जागरूकता फैलाया जा सकता है कि लोग इस तरह के प्रकरण पे जो है वो रोक लगे? और जागरूकता के लिए मुख्य तौर पे इसमें परिजनों का भी एक अहम रोल है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कई बार सामाजिक जो उसका दायरा है, सामाजिक तथ्यों से भी प्रभावित होते हैं। तो एक यह मुद्दा ऐसा है जो कि एक जिसको सामाजिक दायरे से अलग नहीं कर सकते। बहरहाल पुलिस के पास वैधानिक दायरे में जो भी शिकायतें आती हैं पुलिस उसको कार्रवाई करती है। देखिए, अभी दमों की बात हो रही है। दमों में धर्मांतरण का इश्यू है, वो इतना बड़ा बन गया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की कई स्थानीय समस्याएं होती हैं और उन स्थानीय समस्याओं के अनुरूप कई बार शिकायतें शुरू में संज्ञान में नहीं आती हैं। उसमें जब शिकायतें संज्ञान में आती हैं तो वहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। और कई बार हालांकि पुलिस का जो सूचना तंत्र होता है, सामान्य तौर पर जब सूचनाएं आती हैं तो उसमें एक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है, लेकिन जहाँ तक वहाँ की बात है, वहाँ की स्थानीय पुलिस ने भी कार्रवाई सुनिश्चित की है। जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप जब इंदौर में पदस्थ थे तो आपने कई अहम मुहिम के हिस्सा रहे और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसे कि एक प्रहार था जिसमें आपने गुंडों पे कार्रवाई की थी, संजीवनी था, आपने आत्महत्या रोकने के लिए उसमें जागरूकता फैलाई थी, फिर बुजुर्गों के लिए भी किया था। तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पुलिस का दो मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले एक अपराधी जो है, अपराधी पुलिस से एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा चुनौती समझे, दुर्गम चुनौती जिसको कभी वो पार ना पार सके। और पुलिस हमेशा अपराधियों से 10 कदम आगे चले ताकि उनके हर
आने वाली योजना को नेस्तनाबूद करे। तो मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम पर पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया। जहाँ तक अपने इंदौर की बात की, उसमें हर ऑर्गेनाइज गैंग और क्रिमिनल पे कड़ी कार्रवाई की गई, जिसका असर भी हुआ। मुख्य तौर पे आपने देखा कई विभागों को साथ लेकर के जो अपराधी तत्वों के मुख्य अवैध निर्माण को तोड़ने की जो मुहिम चली, उसने काफ़ी रफ्तार पकड़ी और उसका स्वरूप काफ़ी बड़ा हुआ। दूसरा, आपने आत्महत्या जैसे अगर प्रकरणों की बात की, तो पुलिस का दूसरा पक्ष ये है कि पुलिस आम जनता से जुड़े, पुलिस आम जनता के समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे, पुलिस आम जनता की जो चुनौतियां हैं उससे काफ़ी नज़दीक रहे और आम जनता पुलिस को अपने एक सहृदय मित्र समझे, अपनी समस्याओं को फेयर करे। और इस कड़ी में पुलिस ने उन मुद्दों को कई बार अपने दायरे से अलग जाकर एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर, अगर हम कहें तो जैसे कि अगर हम संजीवनी की बात करें, सुसाइड्स, हर शहर में जो सुसाइड्स के जो आंकड़े हैं वो लगभग हम देखेंगे तो जितने भी होमिसाइड्स यानी कि हत्याएं होती हैं वो 6 गुना से 8 गुना तक होती हैं। बहुत जहां अच्छी स्थिति है वहां 4 गुना तक है, लेकिन समान तौर पर आज 6 गुना से ज़्यादा ही है हर शहरों में। इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें जो प्रभावित युवा हैं उनकी आयु जो वर्ग है वो 15 से 25 वर्ग के बीच में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो युवाओं का आयु वर्ग और उनकी संख्या, ये काफ़ी एक बड़ी चुनौती है और पुलिस की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विभिन्न वहाँ के दूसरे जो संगठन हैं, चिकित्सा विभाग है और साथ ही साथ दूसरे कुछ एनजीओ के साथ मिलकर के पुलिस ने इसमें प्रभावी पहल की और संजीवनी के कारण हज़ारों लोगों की अगर देखें जब से शुरू हुई है तब से बड़ी संख्या में लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से इस दफ़ा से निकाला गया, उनकी जान बचाई गई। तो यह पुलिस का, इसके अलावा पुलिस के पास और भी सूचनाएं बहुत सारी आई। पुलिस ने कई मामलों में कई क्षेत्रों में लगातार काम किया और जहां तक इसके अलावा देखें तो बुजुर्गों के लिए भी पुलिस ने काफ़ी काम किया और आलम्बन नामक जो नई एक पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की, उसके माध्यम से बुजुर्गों की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के भी पुलिस ने बुजुर्गों के लिए जो काउंसलिंग की, उस काउंसलिंग से काफ़ी राहत मिली और हज़ारों की संख्या में बुजुर्गों को फ़ायदा मिला। और ख़ास तौर पर यह राहत जब अगर हम कोरोना के समय की बात करें तो उस समय इसकी प्रभावशीलता बढ़ गई थी। सर, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की अगर हम बात करें तो आजकल टेक सेवी है, साइबर क्राइम बहुत गुना बढ़ गया है। तो क्या पुलिस इतनी सक्षम है कि साइबर क्राइम को रिजॉल्व कर ले? क्या इतनी आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोग क्या अप टू डेट रह पाते हैं? टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। निश्चित तौर पे पुलिस जो है साइबर क्राइम को लेकर के काफ़ी सतर्क है, सजग है, प्रभावी भी है। अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले दिनों की बात करें, अगर एक महीने में पुलिस की कार्रवाइयों का यहाँ जिक्र करें तो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी राजस्थान के एक बड़े गैंग को पकड़ा जिसमें कई लोगों के साथ ठगी हुई थी, उसको पकड़ा। एक मुंबई को गैंग को पकड़ा है, एक पश्चिम बंगाल के गैंग को पकड़ा। अभी पिछले लगभग 5 से 6 ऐसे बड़े गैंग पकड़े गए जो अंतर्राज्यीय थे। अपराधी जो कार्रवाई करते हैं उसमें खास बात यह है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं। पुलिस की प्रभावशीलता के कारण और तकनीक के बेहतर होने के कारण पुलिस के लिए ये बिल्कुल संभव है कि अपराधियों तक पहुँचे। कई बार अपराधों की बढ़ती संख्या के कारण, चूँकि अपराधियों की पहचान सुनिश्चित नहीं होती, अपराधियों के कई पर्दों के बीच में कई अलग अलग कर्टेंस के पीछे होते हैं, ऐसे में शुरुआती दौर में पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है कि वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा मामला नहीं रहा जिसमें पुलिस ने तह तक ना पहुँचा हो या आरोपियों को गिरफ्तार ना किया हो। आप पहले इंदौर में थे, अब आप भोपाल में हैं, कमिश्नर पद में ही है। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है जी, क्या पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगी कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि नहीं, डेफिनेट तौर पे रहता होगा। इंदौर में कम रहता होगा, भोपाल में बहुत रहता होगा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसमें कहता है पुलिस की जो कार्रवाई होती है, चुनौतियाँ होती है, उसमें हर तरह की चतुर्दिक चुनौतियों के बीच में आपको काम करना होता है। लेकिन इसे पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम करते हैं, आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सा हैं और उसमें उस हर कड़ी का एक अहम रोल है। हर कड़ी की एक निश्चित तौर पे उसकी एक जिम्मेदारी बंधी हुई है, उसके अनुरूप उसका रोल भी है, भूमिका भी है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यह भी तय है कि पुलिस की जो भूमिका है वो आईपीसी सीआरपीसी से तय होती है।
उसका एक वैधानिक दायरा है और उस दायरे में ही पुलिस कर सकती है। और दूसरा, पुलिस ही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें जो भी कार्रवाई वो करती है उस कार्रवाई की कई एजेंसियों के द्वारा समीक्षा की जाती है, जहाँ विभिन्न तरह के आयोग बने हुए हैं जो कि पुलिस की विभिन्न कार्रवाइयों की समीक्षा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की हर उस केस डायरी की समीक्षा दो वकीलों के बीच में एक खुली बहस के द्वारा कोर्ट में होती है, उनकी एक एक डायरी एक एक पन्ने की। तो पुलिस के पास इस तरह का कोई ऑप्शन या इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो किसी तरह के दबाव या किसी तरह की विपरीत परिस्थितियों में काम करे। पुलिस परिस्थितियाँ कैसे भी हों, एक पुलिस के लिए अनिवार्य अपेक्षा है, अर्हता है कि वो पारदर्शिता और शुचिता से काम करे। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद आपने क्या चेंजेस महसूस किए? इसमें बड़े चेंजेज आए हैं। इसमें जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके कारण जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा की जाने वाले अपराधों में भारी कमी आई है। पहले जहाँ ये 1000 से ज़्यादा लोग रिपीटेटिव क्रिमिनल करते थे, यानी अपराधों को दोहराते थे, अब यह संख्या लगभग 300-400 के बीच में है। तो संख्या काफ़ी कम हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपराधों को दोहराते थे वो अपराध से दूर हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इन कार्रवाइयों की प्रभावशीलता बढ़ने से ऑर्गेनाइज क्राइम पे असर पड़ा है। जो बड़े क्राइम्स हैं उसमें कमी आई है। कुल अपराधों की संख्या भी अगर हम तुलना करें तो उनमें भी लगातार कमी आ रही है। सामान्य तौर पर अपराधों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती है, लेकिन उतने ही संसाधनों में अगर आप लगातार अपराधों में कमी आ रही है तो ये पुलिस की बढ़ती हुई प्रभावशीलता और उसकी कार्रवाई का जो अपराधियों पर असर है इसके बढ़ने का प्रभाव है। कमिश्नर सिस्टम मतलब लगभग सक्सेसफुल हो गया है, ऐसा आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है। लेकिन कमिश्नर सिस्टम लागू होने के लिए मध्य प्रदेश में आईएएस की लॉबी हर वक्त विरोध करती थी, फिर भी लागू हो गया। क्या लगता है अब समानता आ गई है आईएएस आईपीएस के बीच? यह जो सवाल है ये आईएएस आईपीएस के बीच का है ही नहीं। यह आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति जो होता है या किसी पद पे किसी खास समय के लिए आता है, उसके बाद सेवानिवृत्त होकर चला जाता है। व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जो जनता के अनुकूल हो, जनता के लिए उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करता हो। और ख़ास तौर पर एक जो हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारे जनता को राहत देने की बात है, उसमें वो प्रभावी हो। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं तो साथ साथ आपके प्रति जवाबदेही भी बढ़ती है, आप किसी तरह के नई आपको अधिकार मिलते हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ है। तो पुलिस ने दोनों मुद्दों पे एक बेहतर काम किया है। जो इसको अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिली हैं उसको नीरक्षीर विवेक के साथ पुलिस ने इस्तेमाल किया है, उसको उपयोग किया है। और मुख्य उद्देश्य है कि जनता को राहत मिले, उद्देश्य यही है। इसमें और किसी भी और तरह के विरोधाभास के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर हम देखें तो जिस तरह से जनता का जो फीडबैक आया है, जो बहुत सारे सर्वे हुए हैं, जो पुलिस कार ने फीडबैक के लिए अलग से एक प्रणाली, रजिस्टर प्रणाली दी है जिसमें हर फरियादी का फीडबैक लिया जाता है, जिस तरह अपराधों में गिरावट आई है, जो बड़े अपराध हैं खास तौर पे, तो उससे निश्चित तौर पे जनता का भरोसा बढ़ा है और कार्रवाइयों में गतिशीलता आई है। खाकी वर्दी से लोगों के मन में डर सालों से बना हुआ रहा है। क्या लगता है पुलिस को सेंसिटाइजेशन की जरूरत है? इस तरह का कुछ होना चाहिए, कुछ कोर्स या कुछ जिससे पुलिस थोड़ी और सेंसिटिव हो? आम व्यक्तियों को पुलिस से डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आम जो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस है। डर तो लगना चाहिए, लेकिन वो डर अपराधियों में होना चाहिए, वो भय अपराधियों के मन में होना चाहिए। और पुलिस ने उस लक्ष्य को भी हासिल किया है। मुख्य तौर पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें अपराध से विमुख करने में पुलिस ने सफलता पाई है। मुख्य तौर पर जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स के गिरते हुए जो आंकड़े हैं ये इस बात की पुष्टि करते हैं। साथ ही साथ पुलिस ने मुख्य तौर पे जो बड़े जो गिरोह हैं उन गिरोहों को ध्वस्त किया है। भले उनका केंद्र दूसरे राज्यों में हो, दूसरे प्रदेशों में हो, वहाँ तक यहाँ की पुलिस पहुँची है, मध्य प्रदेश की पुलिस पहुँची है और उसने उनके गढ़ को तोड़ा है। तो यह पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे यहाँ खास तौर पर अगर हम भोपाल की बात करें तो चाहे तकनीकी टीम हो, चाहे खास तौर पर जो हमारे जवान से लेकर के अलग अलग रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, काफ़ी सक्षम है। और पिछले दिनों जो भी चुनौतियाँ आई हैं उसका उन्होंने दृढ़ता से मुकाबला किया है। कई बार पुलिस और फिटनेस को लेकर भी सवाल उठते हैं। कई बार मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हेल्थ को पर ध्यान देना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। इसमें फिटनेस एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि पुलिस को लगातार कई परिस्थितियों में काम करना होता है। कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कई बार चुनौतियां होती हैं, और ऐसे में
आवश्यक है कि जब आप मेंटली और फिजिकली फिट होंगे तभी उन जिम्मेदारियों के साथ आप न्याय कर पाएंगे, तभी आप उस आम जनता के साथ न्याय कर पाएंगे जब आप भीतर से प्रसन्न हो। जब आप भीतर से अगर कोई व्यक्ति अवसाद में हो, दुखित हो, तो वो दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ला सकता। इसलिए मूल बात यह है कि हर आम जो पुलिसकर्मी है उसको सेहतमंद होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोशिश भी रहती है जो साथ में जो स्वास्थ्य के परीक्षण के जो शिविर होते हैं, जो बीच बीच में हमारे कोर्सेज होते हैं, उसमें इस बात पर फोकस रहता है कि हम लग करके उनके स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखें। और आम पुलिसकर्मी के बीच में अगर हम देखें तो इस बात को लेकर के जागरूकता बढ़ी भी है, खासतौर पर जागरूकता आई है। और अगर ओवरऑल जो स्वास्थ्य परीक्षण से फायदा हुआ है कि आम पुलिसकर्मी स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा सचेत हुआ है। ऑफ्स को लेकर बहुत परेशानी होती है पुलिस फोर्स में। कई बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब कमलनाथ जी ने डिक्लेयर भी किया था कि अनिवार्य रूप से एक वीकली ऑफ देना है। बाद में शायद वो लागू भी नहीं हुआ। तो क्या सोचते हैं, ऑफ का सिस्टम? नहीं, ऑफ का सिस्टम है, किसी भी तरह की छूट तो होनी ही चाहिए, लेकिन खास बात है कि कई बार पुलिस के सामने कई चुनौतियां रहती हैं, कानून व्यवस्था की आकस्मिक स्थिति रहती है, तो ऐसे में कई बार संभव नहीं होता कि जितना अपेक्षित है उतनी छुट्टी मिल पाए। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि अगर किसी को आवश्यक है, किसी तरह की छुट्टी चाहिए, तो वह छुट्टी उसे निश्चित तौर पे दी जाए और उस छुट्टी का ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सके। नियमित छुट्टी में ज़रूर कई बार समस्याएं आती हैं और इसका कारण है कि पुलिस के सामने कई बार चुनौतियां रहती हैं। कई बार अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां और विभिन्न तरह की छुट्टियां भी जो होती हैं, उस दौरान भी पुलिस कोई ना कोई ऐसे पर्व त्यौहार होते हैं जब कानून व्यवस्था की स्थिति होती है। इसलिए पुलिस के सामने इस तरह की चुनौतियां रहती हैं, लेकिन फिर भी जब भी ज़रूरत पड़ती है कोशिश रहती है कि सभी हमारे जवान जो हैं समय पर अपनी जो पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभा सकें। मैं लेकिन सर एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, पुलिस की भले ही थोड़ी नेगेटिव इमेज रही है लोगों के मन में, लेकिन कोरोना के समय ये डेफिनेटली चेंज हो गया था, ये परसेप्शन पूरा चेंज हुआ था। क्योंकि हम सब ने देखा था, अगर कोई दिखता था सड़क में या कहीं भी तो वो केवल पुलिस दिखती थी, उसके अलावा कोई नहीं दिखा जितने साल कोरोना रहा। तो उसके लिए तो डेफिनेटली पुलिस फोर्स बधाई की बात है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा या बुरा देखना हो तो उसे सबसे विपरीत परिस्थितियों में खड़ा कर दीजिए। उसके दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, दोनों जो व्यक्तित्व के पक्ष उभर कर सामने आ जाएंगे। तो ख़ास तौर पर जब कोरोना का काल हम लोगों के सभी के जीवन काल का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण दौर रहा होगा, और इस काल में भी पुलिस ने एक गजब की चुनौतीपूर्ण स्थिति को इस सामना करते हुए एक गजब की प्रतिबद्धता दिखाई कार्य के प्रति, एक समर्पण दिखाया, जान की परवाह नहीं की, और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी अपने कर्तव्य पे। तो खासतौर पे पुलिस का वो एक चुनौतीपूर्ण पक्ष था और पुलिस ने उसमें प्रभावी सफलता हासिल की। जगह जगह पे लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तो पुलिस का वो एक बेहतर पक्ष था, एक मानवीय पहलू था, एक उज्जवल पक्ष था, एक संवेदनशील चेहरा था। और इस तरह से हम जानते हैं कि पुलिस जो है हर संकट और हर विपरीत परिस्थिति में खड़ी रहती है। सामान्य परिस्थितियों में कई बार आलोचना होती है, लेकिन हमें इस बात को भी एक मानवीय तौर पर देखना चाहिए कि किसी भी संस्था में अच्छे और बुरे लोगों का वही स्तर होता है जो हमारे समाज के अंदर होता है, क्योंकि समाज से ही लोग उस किसी भी सर्विस में आते हैं, तो वो लगभग प्रतिशत वही होता है। इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा एक काल्पनिक तौर पर इसको नहीं देख सकते। एक अगर हम वास्तविक स्थिति एक ज़मीनी धरातल पर उतर कर देखें तो अच्छे और बुरे लोग समाज के अनुपात में ही होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उन परिस्थितियों में जब ये स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण थीं, पुलिस ने एक विभिन्न अपेक्षाओं से आगे जा कर के अपनी जो संघर्षात्मक जो क्षमता है, प्रवृत्ति है, उसको दिखाया और बेहतर ढंग से नए कीर्तिमान स्थापित किए। सर थोड़ा सा आपके बारे में आना चाहूंगी। अभी तो हम लगातार आपसे एज ए IPS ऑफिसर के रूप में सवाल करें, थोड़ा पर्सनल पूछना चाहूंगी। बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। आप एक गांव में आपने पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में, और आप जमीन में दरी बिछा के पढ़ते थे। रेलवेज में थे तब आपने UPSC क्रैक किया। बड़े परिवार से हैं, 5 भाई बहन हैं। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा युवाओं को बताएं कि इतनी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। कुछ मुख्य तौर पर अगर हम गांव में देखें, सुदूर गांव में, तो कई बार वहाँ संसाधनों की कमी रहती है। कई बार आप छोटे गांव में जाएं, कई बार शहर के मुख्यालयों से दूर के विद्यालयों में जाए तो कई बार संसाधनों की कमी रहती है, लेकिन उसकी कमी वहाँ के बेहतर शिक्षक पूरा करते हैं।
कई बार जो शिक्षकों का जो स्तर है, उनकी गुणवत्ता है, उनका जो एक अपने छात्रों के साथ जो आत्मीय लगाव है, जो व्यक्तिगत उनका उस पर ध्यान देने की बात है, इन सारी चीज़ें उस बच्चे को मजबूत करती हैं जो भी गांव में पढ़ रहा होता है। तो गांव और शहर बहुत मायने नहीं रखते। मुख्य बात होती है कि एक शिक्षक किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को या उस विद्यालय की जो कार्य करने का जो स्थल है, जो पढ़ाई का वातावरण है, वो किस तरह वहाँ के बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करता है। तो ख़ास तौर पर ये चीज़ बड़ा मायने रखती है। और हम लोगों ने भी जब जहाँ से पढ़ाई की, निश्चित तौर पे एक छोटा सा गांव था, स्कूल थे, लेकिन उसके बाद वहाँ शिक्षक बड़े अच्छे थे, वहाँ पे उनका स्तर था, उनका एक व्यक्तिगत लगाव था और लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। बाकी संस्थाओं में पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी है कि शिक्षा और सफलता के लिए आवश्यक है कि ज़रूरी नहीं कि शिक्षा पढ़ करके हम बहुत कहीं अच्छी जगह कोई पहुंची जाए, लेकिन है कि कोई अच्छी ढंग से शिक्षा प्राप्त करेगा, अगर गहनता से करेगा, मन से करेगा, हृदय से अगर शिक्षा को आत्मसात करेगा, तो एक बेहतर नागरिक जरूर बनेगा वो व्यक्ति, एक बेहतर इंसान जरूर बनेगा। और जब ये चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में जिस क्षेत्र में जाएगा, अपनी मनोवांछित मंजिल पार पहुँच जाएगा, उसको वहाँ तक हासिल कर लेगा। तो इसलिए सफलता के लिए आवश्यक है कि एक तो उसी क्षेत्र में जाएँ जो क्षेत्र हमारी पसंदीदा है, हम दूसरे परिजनों को द्वारा थोपे हुए क्षेत्र में ना जाएं, उसमें कैरियर न तलाशें। और दूसरा, जो हमारी पूरी ऊर्जा है हम एक क्षेत्र में फोकस कर दें। बहुत सारे क्षेत्रों में अगर हमारा बिखराव होता है, भटकाव होता है, तो ऊर्जा बिखर जाती है और सफलता की संभावना कम हो जाती है। लेकिन आज इस तरह प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है, उसमें आवश्यक है कि ऊर्जा को हम केंद्रित करें और अपने हृदय से जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो, उस क्षेत्र में अपने को हम फोकस करें, तो हमारी सफलता बड़ी आसान हो जाती है। तो आप क्या बचपन से ही आईपीएस बनना चाहते थे? आपको कब पता चला कि आपको नहीं, बचपन से नहीं कह सकते हैं, बचपन से नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बचपन से इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन समय के साथ जब आपने आगे पढ़ाई की और समय के साथ जब आपने धीरे धीरे चीज़ों को देखा, अपने परिवेश को देखा, अपने साथ बहुत सारे हमारे जो सीनियर जूनियर तैयारी कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को एक फोकस करते हैं, उस पर केंद्रित करते हैं। और मुख्य यह है कि आप इन चीज़ों को, उन्हीं क्षेत्र को चुने, सिविल सर्विस चुने, चाहे चार्टेड अकाउंटेंसी में जाएं, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, जहां भी आपकी इच्छा हो किसी भी युवा के लिए, उस क्षेत्र का चयन तभी करें जब भीतर से उनकी ऊर्जा, उनकी मन, उनका पूरी तरह से फोकस, उनका हृदय उस बात को स्वीकार कर रहा हो, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो निश्चित तौर पे उनकी यात्रा जो है आगे की, इससे सुगम हो जाएगी और सफलता के करीब हो जाएगी। तो आपको कब लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आना है? खास तौर पे जब हम लोग ग्रेजुएशन के आसपास होते हैं, तब इन चीज़ों को ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जब हम लोग बीएचयू के दौरान जब पढ़ रहे होते हैं, हालांकि शुरुआती दौर में भी चीज़ें मालूम थी, लेकिन ज़्यादा गंभीरता से आप फोकस कर पाते हैं जब आप आसपास के लोगों को सफल और असफल होते हुए देखते हैं, दोनों के कारणों को समझते हैं। परिवेश आपको उसमें सपोर्ट करता है, परिवेश से आपको मदद मिलती है और साथ ही साथ आप स्व प्रेरित होकर उस लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर पूर्ण मनोयोग से केंद्रित होकर के काम करें तो आप मनोवांछित जगह पे जरूर पहुंच जाते हैं। चाहे वो एक अच्छे करियर की बात हो, चाहे एक अच्छे चाहे डॉक्टर की, आपने बोला कि बहुत सारे जो करियर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप हमारे युवा कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटे छोटे निजी उद्यमों पर है, लघु जो कौशल हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हमारे युवा उसमें जा रहे हैं। तो सरकारी उद्यमों के अलावा इस तरह की भी जो चीज़ें हैं, उनमें भी फोकस करके अगर हम करें तो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत सारे हम सुनते हैं कि लोगों ने छोटी छोटी दुकानों से अपनी नई पहचान बनाई, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इवन बहुत सारे युवा हैं जो जरूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई गायन के क्षेत्र में है, कोई एक्टिंग में है। तो जिस क्षेत्र में भी हमारा एक स्वाभाविक अभिरुचि है, अगर उसमें फोकस उसमें जाना चाहिए, जो पसंद हो, जो अपना पसंद हो, उसमें करियर बनाए। तो सर, आप तो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद आपने तैयारी करके यूपीएससी क्रैक कर लिया। और यूपीएससी क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। बस आपकी गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी का सही ट्रैक पे होना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि अगर हम बहुत तेज़, हमारी रफ्तार भी हो और हमारी ट्रैक गलत हो, हमारी गाड़ी की दिशा गलत हो या सही दिशा में हमारा प्रयास ना हो, तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए बड़ा आवश्यक है। मुझे लगता है कि मेरे साथ के जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे टीचर्स रहे हैं, हमारे जो परिजन हैं, सभी लोगों का परिवार है, सभी का बड़ा सहयोग रहा और एक अच्छे वातावरण में हम स्वाभाविक रूप से, समान रूप से करते रहे, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा
और स्वाभाविक तौर पे ही जहाँ सफलताओं परीक्षाओं में सफलता मिल एकदम राइट ट्रैक आपने पकड़ लिया। नहीं, देखिए परीक्षाओं में सफलता को मैं बड़ी सफलता नहीं मानता। परीक्षा में सफलता एक सामान्य सफलता है, एक समान रूप से आप परीक्षा देते हैं, सफल हो जाते हैं। आपको एक संवेदनशीलता के साथ करना, आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ना, एक मानवीय संवेदनशीलता के साथ रहना, मुझे लगता है कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अपने आसपास जहाँ भी रहें अपने परिवेश के प्रति एक सकारात्मकता फैलाएं, ये भी मुझे लगता है कि आवश्यक है। सर मैंने ये पढ़ा था, जिस गांव से आप आते हैं वहाँ पे आपने तो नाम रोशन किया आईपीएस बन के, एक और व्यक्ति था जो गुंडा बना, उसका भी बहुत नाम हुआ, या तो ये इसको कैसे देखते हैं? मतलब एक ही गांव से निकले हैं आप, आज आप कमिश्नर के पद पे हैं, एक और व्यक्ति निकला, उसमें परिवेश, हर परिवेश में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर परिवेश में एक ही परिवेश को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आत्मसात करते हैं, अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। आप शहर की और ज़िले की राज्य की बात छोड़ दें, एक परिवार में दो लोग होते हैं, एक ही परिवेश में आगे बढ़ते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तो उस तरह से परिवेश से व्यक्ति किस तरीके से किन चीज़ों को सीखता है और उनको आत्मसात करता है, यह उसके बढ़ने की दिशा को निर्धारित करता है। तो जरूरी नहीं कि एक जगह पे दो लोग हों, मैं परिवार की ही बात करूं, उसमें एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। तो दो बड़े जगहों पर और जहां लाखों लोग रहते हैं, उनकी निश्चित तौर पे अलग अलग दिशा हो सकती है। आप अच्छे पद पे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं बिल्कुल, लेकिन आपके अंदर कोई गुरूर, कोई एरोगेंसी नहीं। जिनसे पूछते हैं वो कहते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ, सिंपल, संवेदनशील। हालांकि आप बता रहे हैं, पूरे इंटरव्यू के दौरान ही आपने बताया कि कैसे आप मानते हैं सक्सेस कि एक व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, बट कैसे ऐसे रह पाते हैं? नहीं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं जिस तरीके से सामान्य तौर पर मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं होता कि आप किस पद पे हैं या किस पद पर नहीं हैं। अगर आपको अगर कई बार हम देखते हैं कि बहुत कोई अच्छी पद पे पहुँच के और भीतर से हमेशा कोई व्यक्ति बेचैन रहे, तमाम चिंताओं दुश्चिंताओं से घिरा। मुझे लगता है कि एक सहज तरीके से जीवन होना चाहिए और सहज तरीके से सोचना चाहिए। और हमें जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जिम्मेदारियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ न्याय करते हुए सहजता से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पूरी आपकी ज़िंदगी का एक आंशिक दौर होता है ये, और उस आंशिक दौर में वो तत्कालिक होता है, कोई अस्थायी नहीं होता है, एक अस्थायी दौर होता है। और उसको सहजता से स्वीकार करते हुए आपकी जिम्मेदारियों को आप निभाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गुरूर जैसे आपने कहा, ऐसा कोई चीज़ों की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। काम के अलावा क्या रुचि है आपके सर? कई बार हम लोग बहुत सारे जो सामाजिक कार्य हैं, कई बार बहुत सारे जो एजेंसी चलती हैं, उनमें हम लोग काम करते हैं। बाकी खुद के लिए हम टेनिस खेलना पसंद करते हैं, और कई बार म्यूजिक, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको रिक्रिएशन दें, आपको पुनः तरह से एक ऊर्जा भरें। इन तरह की चीज़ों को खासतौर पे एक अच्छा स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी होता है, और स्पोर्ट्स के साथ साथ आप म्यूजिक और संगीत भी आपको एक नई ऊर्जा देता है। तो इन चीज़ों को जीवन का भी हिस्सा होना चाहिए। जी। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? स्वदेश न्यूज़ के जो हमारे युवा दर्शक हैं, ख़ास तौर पे युवाओं में कई बार सफलता को लेकर के जो एक अनिश्चितता और अवसाद की स्थिति कई बार बन जाती है, ख़ासतौर पे बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के दौर में। मुझे लगता है कि हमें सहजता से चुनौती को स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए, और छोटी सफलताओं से न तो हमें अवसाद में जाना चाहिए, न छोटी सी सफलता से हमें बहुत ज़्यादा अचानक भावातिरेक में बहुत ज़्यादा हर्ष में चले जाना चाहिए। एक संभाव होते हुए अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ें, हर असफलता से हम सबक लेते हुए आगे बढ़ें, उसे एक सबक के रूप में देखें कि एक ये रास्ता है जिसे शायद सफलता तक नहीं पहुंचा जा सकता, और हम एक संभाव होते हुए आगे बढ़ें और पूर्ण परिश्रम से करें, मनोयोग से आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि अपने जो भी मनोवांछित लक्ष्य हमारे खासतौर पर युवा साथी हैं, वो उस दिशा में निश्चित तौर पर पहुँच सकते हैं। सर, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, और इतनी आपने बात कही, इतने विस्तार में हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा जी से। बहुत इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है, बहुत ऊंचे पद पे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सेंसिटिव है, और उनका ये एक संदेश है युवाओं के लिए कि सफलता और असफलता दोनों को
बहुत सहज रूप से हैंडल करना चाहिए। साथ ही उनका ये मानना है कि जो आपको पसंद हो उस कैरियर को चुने, और आपकी पाथ अगर सही है, स्पीड सही है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।